डीमन स्लेयर की दुनिया का सबसे पावरफुल कैरेक्टर जिसने मूज़न को पलक झपकते ही डिफीट कर दिया और दुनिया की सबसे पहले ब्रीदिंग टेक्निक को इन्वेंट किया। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में इस बंदे ने सिर्फ 23 सेकंड की स्पीच दी और पूरे फैंडम को हिला के रख दिया। आज की वीडियो में हम लोग योरीची की पूरी लाइफ स्टोरी बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। योरीची वर्सेस अपर वन और मूज़न की फाइट को भी इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। उसका ट्विन ब्रदर मिचिकात्सु ने सुगीकुनी क्लैन में जन्म लिया। दोनों भाई सेंगोकू पीरियड के अंदर पैदा हुए जो कि तांजीरो के टाइम से रफली 300 साल पहले का समय है। उस टाइम पर ट्विंस का पैदा होना फैमिली के लिए बुरा समझा जाता था और सोने पर सुहागा। योरीची जब पैदा हुआ तो उसकी फोरहेड पर एक मार्क था जिसकी वजह से ट्विंस के फादर ने अपने ही बेटे योरीची को किल करने का ठान लिया, लेकिन उनकी मॉम ने योरीची के डैड से लड़ाई करके बेबी योरीची को मरने से बचा लिया। योरीची का फेट उसके पेरेंट्स बचपन से ही डिसाइड कर चुके थे कि वो जब 10 साल का होगा तो उसको मॉन्क बनने के लिए टेंपल भेज दिया जाएगा। वो मार्क जिसने योरीची को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी मार्क ने योरीची को कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ और ट्रांसपेरेंट एबिलिटी भी दी जिसकी वजह से वो जिंदा जीवों के बॉडी ऑर्गन्स को बहुत इजीली देख सकता था, चाहे वो एक डीमन हो या फिर ह्यूमन। दूसरे लोगों का इनर बॉडी योरीची को साफ दिखाई देता था। पता नहीं अब लड़कियों की बॉडी को वो देख सकता था या नहीं। एनीवेज, योरीची की बैक स्टोरी मोस्टली शोनेन एनिमे के मेन कैरेक्टर्स की तरह काफी सैड और डिप्रेसिंग है। उसके अपने ही घर वाले उस पर जुल्म किया करते थे। हालांकि दोनों भाई एक ही माँ की टमी से पैदा हुए, लेकिन योरीची को उसके पेरेंट्स से बहुत हेट मिला करता था। ना तो उसको अच्छे कपड़े पहनने को मिला करते थे, ना खाने के लिए नाइस मील्स, और ना ही कभी उसको कुछ सीखने का मौका दिया गया। इवन उसको घर से दूर एक तंग और छोटे से कमरे में रखा जाता था जहाँ पर रात को नींद आना भी मुश्किल है। इतना हेट मिलने की वजह से योरीची किसी से एक शब्द भी नहीं बोलता था और आसपास के लोग उसको बहरा समझने लग गए। उसकी मदर ने हानाफोटा इयररिंग्स बनाकर योरीची को पहना दिए, इस होप के साथ कि गॉड्स उसको बोलने और सुनने के काबिल बना दे। ये वही इयररिंग्स हैं जो कि मूज़न अगर किसी को पहने हुए देख ले तो उसकी बैंड गीली हो जाती है। वेल, मिचिकात्सु जब भी योरीची को देखता तो वो हमेशा मदर की लेफ्ट साइड को हक करते हुए नजर आता, जिसकी वजह से मिचिकात्सु उसको चाइल्डिश और रोने धोने वाला एक बच्चा समझा करता था। हर परिवार में एक ऐसा रोने धोने वाला बच्चा लाजमी होता है जिसका बाजा कभी खत्म ही नहीं होता। मिचिकात्सु उस पर तरस खाकर अपने फादर के पीठ पीछे उसको गिफ्ट दिया करता था। एक दिन जब योरीची 7 साल का था, उसने अपनी लाइफ में पहली बार भाई से बात की और स्माइल किया और उसके पहले शब्द थे कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल समुराई बनना चाहता है। लेकिन मिचिकात्सु को ये बात पसंद नहीं थी कि उसका भाई एक तलवारबाज बने, क्योंकि उसके पेरेंट्स का शुरू से ही योरीची को टेंपल भेजने का प्लान था। योरीची डेली अपने भाई को ट्रेनिंग करते हुए बहुत ध्यान से देखा करता था। तो एक दिन मिचिकात्सु की मास्टर ने योरीची को भी एक मूव सिखाने की ऑफर करवाई। तुम डेली अपने भाई ट्रेनिंग करते हुए देख, मूव परफॉर्म करके दिखाया और बोला कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम ये मूव मुझे परफॉर्म करके दिखाओ। एंड गेस व्हाट, योरीची ने उस बंदे को 4 हिट्स मारकर डिफीट कर दिया। दूसरी तरफ उसका भाई अरसे की ट्रेनिंग लेने के बावजूद अपने मास्टर को एक दफा भी हिट नहीं कर पाया। मिचिकात्सु ने योरीची से पूछा कि तुमने ये आखिर कैसे किया। योरीची ने भाई को थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जो कि एनालाइज करके ऐसा फील हुआ कि ये ब्रीदिंग टेक्निक की एक अर्ली फॉर्म है। उस टाइम पर भी डीमन स्लेयर्स एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन ब्रीदिंग स्टाइल से कोई कांसेप्ट नहीं था। कुछ टाइम बाद उनकी मदर की एक इलनेस की वजह से डेथ हो जाती है। रात को योरीची अपने भाई के कमरे में ये न्यूज बताने आता है कि वो ये जगह छोड़कर टेंपल जा रहा है और जो उसने योरीची को बचपन में ये फ्लूट गिफ्ट किया था वो उसको हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगा। मिचिकात्सु को उसकी मदर की डायरी से पता चलता है कि योरीची उसकी मदर की इलनेस के बारे में बहुत पहले से जानता था और वो अपनी मदर की लेफ्ट साइड को हमेशा हक किए हुए इसलिए नजर आता था क्योंकि वो उनको चलने फिरने में सपोर्ट कर रहा था, ना कि अपने चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से। और यहाँ पर मिचिकात्सु को ये भी पता चल जाता है कि फादर को उस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया जब योरीची ने मिचिकात्सु के मास्टर को बगैर ट्रेनिंग के 4 ब्लो से डिफीट किया। और अब फादर अपना माइंड चेंज कर चुके हैं, वो योरीची की बजाय मिचिकात्सु को टेंपल भेजेंगे और योरीची स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग भेज दिया जाता। योरीची अपना बॉडी बिस्तर उठाकर घर छोड़कर चला जाता है। योरीची के इतनी सैक्रिफाइस देने के बाद भी मिचिकात्सु के दिल में योरीची के लिए जेलसी और हेट पैदा हो गया, क्योंकि योरीची हर काम में मिचिकात्सु से 2 हाथ आगे निकलता जा रहा था। एक तरफ मिचिकात्सु मदर की डायरी पढ़कर जेलस हो रहा था, दूसरी तरफ योरीची जब घर छोड़कर निकला तो पूरा एक दिन और एक रात बगैर एग्जॉस्ट हुए पहाड़ों पर चढ़ता रहा। वहाँ पर योरीची को अपनी ही एज की एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम है उता। उसकी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए उता पहाड़ों में अकेली रहती है। योरीची भी पहाड़ों में उता के साथ सेटल हो जाता है और दोनों इकट्ठे रहने लग जाते हैं।
10 साल बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और होता योरिची के चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक दिन योरिची को मिडवाइफ ढूंढने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। मिडवाइफ को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि वो सनसेट से पहले घर वापस आ जाएगा। लेकिन योरिची को माउंटेन्स में एक बूढ़ा इंसान मिल जाता है और उसकी हेल्प करते हुए कितना टाइम गुजर जाता है उसको पता ही नहीं चलता। सनसेट हो चुका था और योरिची ने डिसाइड किया कि अब वो मिडवाइफ वाला प्लान को पोस्टपोन कर देगा। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेले घर छोड़ने की वजह से वो टेंशन में चला गया और जितना तेज भाग सकता था वो भागकर घर पहुंचा। लेकिन उस वक्त तक रात हो चुकी थी और जब वो घर में एंटर होता है तो उसको देखने को मिलती है अपनी वाइफ और अपने बच्चे की लाश जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ था। डीमन योरिची के पहुंचने से पहले ही दोनों को डिवोर कर चुका था। योरिची 10 दिनों तक अपनी वाइफ और चाइल्ड की लाश अपने हाथों में लेकर बैठा रहा जब तक एक डीमन स्लेयर ने आकर उन दोनों को दफन नहीं करवाया। इस हादसे के बाद योरिची ने अपनी तलवार दोबारा उठाई और एक डीमन स्लेयर बनने का ठान लिया। अपने बर्थमार्क और यूनिक तलवारबाजी की स्किल्स की वजह से वो एक इनक्रेडिबल स्वॉर्ड्समैन बन गया और एक मिशन पर वो अपने भाई मिचिकाजु से दोबारा मिला जहाँ पर एक डीमन ने सारे स्लेयर को डिवोर कर लिया था। सिर्फ मिचिकाजु ही जिंदा बचा। योरिची उस डीमन को बहुत इजीली किल कर देता है और मिचिकाजु से उसके कॉमरेड्स की डेथ के लिए सॉरी बोलता है। योरिची अपना ब्रीदिंग स्टाइल दूसरे डीमन स्लेयर के मेंबर्स को भी सिखाने लग गया लेकिन कोई बंदा भी योरिची के स्टाइल को मैच कर ही नहीं पाया। हर एक बंदे ने योरिची को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक न्यू फॉर्म्स बनाना शुरू कर दी और यहाँ पर न्यू ब्रीदिंग स्टाइल्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया जिनमें से 5 स्टाइल्स मेन हैं: विंड, वाटर, फ्लेम, स्टोन एंड थंडर। इनके अलावा जितने भी स्टाइल्स हैं वो इन 5 स्टाइल से ही डिराइव हुए हैं और जो इन स्टाइल्स को फुली मास्टर कर लेता था तो उनको हाशिया का नाम दिया जाने लगा। योरिची का अपना भाई सन ब्रीदिंग को सीखने में फेल हो गया और उसने अपनी खुद की ब्रीदिंग टेक्निक बना डाली विच इज मून ब्रीथ। योरिची को मूजान मिलता है जो कि टमायो के साथ कहीं जा रहा होता है। योरिची जैसे ही मूजान को देखता है तो उसको अपने अंदर एक भड़कती हुई आग महसूस होती है। मूजान को देखकर योरिची का ब्लड बॉयल होने लग जाता है जैसे एक पहाड़ से लावा निकलने वाला हो। उस वक्त योरिची को रियलाइज होता है कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद ही मूजान को खत्म करना है। मूजान कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और कहता है कि ब्रीदिंग स्टाइल यूज करने वाले तलवारबाज बहुत वीक होते हैं और वो उसको जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगते। मूजान अपने आर्म्स को ब्लेड लाइक स्वाइप्स में कन्वर्ट करके योरिची को किल करने की पूरी कोशिश करता है। योरिची उसके अटैक को डॉज कर देता है। अगर मूजान का एक भी अटैक योरिची को हिट कर गया तो उसकी जान जा सकती है। योरिची को अपनी जिंदगी में पहली दफा फियर महसूस होता है। अपने माँ की ट्रांसपेरेंट एबिलिटी को यूज करते हुए योरिची को पता चलता है कि मूजान की टोटल 7 हार्ट्स और 5 ब्रेन्स हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर पोजीशन चेंज करते रहते हैं। सारे अटैक्स को कंबाइन करके एक ही स्लैश में मूजान के सारे हार्ट्स और ब्रेन्स को स्लाइस कर देता है। मूजान एकदम शॉक रह जाता है और अपने हेड को बॉडी के साथ अटैच रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। उसको खुद नहीं पता चल रहा ये उसके साथ हो क्या रहा है। मैं जो कि एक डीमन किंग को एक मॉर्टल ह्यूमन से कैसे हार सकता हूँ। योरिची उससे पूछता है कि तुम एक ह्यूमन लाइफ की कीमत क्या जानते हो लेकिन मूजान उसको आंसर नहीं करता। योरिची टमायो को भी डिफीट करने के लिए उसके पास जाता है लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण देखकर वो हैरान हो जाता है। वो मूजान को किल करने के लिए वापस मुड़ता है और मूजान गुस्से में अपने टीथ क्रैक कर रहा होता है। इससे पहले कि योरिची उसको किल करने के लिए एक और अटैक करे मूजान अपनी बॉडी के 1800 पीसेस करके वहां से भागने की कोशिश करता है। योरिची एकदम सरप्राइज हो जाता है लेकिन वो उनमें से 1500 पीसेस को किल करने में सक्सेसफुल हो जाता है। मूजान दुम दबाकर भाग जाता है और रिमेनिंग पीसेस से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। योरिची मूजान को किल करने में फेल हो गया लेकिन इसके बावजूद मूजान ने अपनी पूरी जिंदगी योरिची से डरते हुए गुजार दी। टमायो गुस्से में बोलती है, मूजान यू मॉन्स्टर, तुम आखिर मर क्यों नहीं जाते? और वहाँ पर बैठकर वो रोने लग जाती है लेकिन उसको ये बात रियलाइज होती है कि मूजान का उसके ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि योरिची के साथ फाइट की वजह से वो अब काफी वीक हो चुका है। वो योरिची को मूजान के बारे में हर एक चीज बताती है और योरिची को ये भी बोलती है कि वो मूजान से अपनी लाइफ में कभी नहीं मिल पाएगा। टमायो ने योरिची को मूजान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके बदले योरिची ने उसको जाने दिया। उसके बाद फेलो डीमन स्लेयर से योरिची को सुनने को मिलता है कि उसके भाई मिचिकाजु ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बिट्रे कर दिया और अब वो मूजान का अपर रैंक डीमन बन चुका है। योरिची अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो मूजान को किल करने में फेल हो गया, उसका भाई एक अपर रैंक डीमन बन गया और उसने टमायो को भी भगा दिया। सारे डीमन स्लेयर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि योरिची को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के न्यू लीडर ने उसको सजा मिलने से बचा लिया और डीमन स्लेयर कॉर्प्स से उसको निकाल दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया। उसके पास बात करने के लिए सिर्फ 2 फ्रेंड्स थे, सुमोयोशी और सुयाकू। वो सुमोयोशी से मिलने जाता है और उसको अपनी पूरी स्टोरी बताता है, स्टार्ट से लेकर डीमन स्लेयर कॉर्प्स से किक आउट होने तक। योरिची अपने आप को एक फेलियर मानता है कि उसकी काउंटलेस गलतियों की वजह से कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। यही कन्वर्सेशन चल रही होती है कि सुमोयोशी की बेटी सुमीर आ जाती है और योरिची को हक करने का बोलती है। योरिची उसको अपने हाथों में उठा लेता
देता है जिसकी वजह से सुमीर हंसती है और एंजॉय करती है। योरिची उस इनोसेंट स्माइल को देखकर वहीं पर रोने लग जाता है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन होने लग जाता है। अगर उस दिन वो घर जल्दी चला जाता और डीमन से अपनी वाइफ को बचा लेता तो आज उसका चाइल्ड भी सुमीर का एज फेलो होता। सुयाको जो कि सुमोयोशी की वाइफ है वो योरिची को कंसोल करने के लिए आ जाती है और उसको चीयर अप करने के लिए खाना बनाकर देती है। खाने के बाद योरिची कामाडो फैमिली को सन ब्रीदिंग की सारी फॉर्म परफॉर्म करके दिखाता है और कामाडोस को वो फॉर्म्स इतनी पसंद आती हैं कि उनको ऐसा फील होता है योरिची एक ह्यूमन नहीं बल्कि हेवन से आया हुआ कोई स्पिरिट या एंजल है। सुमोयोशी उन फॉर्म्स को बहुत गौर से देखता है और अपनी मेमोरी में उनको फीड कर लेता है। योरिची उनके घर में स्टे करने के बाद वहाँ से जाने की तैयारी करता है। कामाडोस बोलते हैं कि आप हमारे घर कुछ और टाइम रुक जाइए और आप कभी भी हमारे घर आकर स्टे कर सकते हैं। लेकिन योरिची कहता है कि उसका दिमाग बहुत भारी है और ये सारी भड़ास ट्रेवल करके ही निकलेगी। लेकिन जाने से पहले वो सुमोयोशी को अपने इयररिंग्स उतार कर दे देता है। सुमोयोशी और सुयाको रियलाइज करते हैं कि वो योरिची को लास्ट टाइम देख रहे हैं। योरिची अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला। बढ़ते हुए इमोशन से सुमोयोशी की आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। योरिची जा रहा होता है और वो आवाज लगाकर बोलता है स्टॉप। सुमोयोशी कहता है कि तुमने हमारी लाइफ्स को प्रोटेक्ट किया है और उसकी सन ब्रीदिंग की फॉर्म्स वो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये सुनकर योरिची मुड़ता है और अपने फेस पर एक बिग स्माइल के साथ थैंक यू कहता है और उनको फेयरवेल बोलकर चला जाता है। एक्चुअल में योरिची की सन ब्रीदिंग से डिराइव हुआ है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर जो भी अपना मार्क अनलॉक करता है उसकी 25 इयर्स में ही डेथ हो जाती है। लेकिन योरिची वाहिद वो इंसान है जो कि मार्क के बावजूद अपनी 80s तक जिंदा रहकर डीमंस को मारता रहा। लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो अब अंधा हो चुका है। अपनी लाइफ के आखिरी दिन वो अपने भाई से दोबारा मिलता है जो कि अब मूजान का अपर वन डीमन है और अब वो अपना नेम चेंज करके कोकोशुको रख चुका है। अपने भाई से मिलने पर योरिची का दिल चकनाचूर हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसके भाई ने डीमन बनकर अपना क्या हाल बना रखा है। कोकोशुको अपने बूढ़े भाई को देखकर डिस्गस्टेड फील करता है कि मां होने के बावजूद भी वो इतने सालों से आखिर कैसे जिंदा है। योरिची अपने भाई से प्यार करने के बावजूद ये बात जानता है कि उसको अपने दिल पर पत्थर रख के अपने डीमन भाई को किल करना पड़ेगा। कोकोशुको एकदम डर महसूस करता है कि एक बुढ़ा और वीक होने के बाद भी योरिची वही पावरफुल और इनक्रेडिबल तलवारबाज है। योरिची अपने भाई को बोलता है कि वो अब उस पर अटैक करने वाला है और इससे पहले कि कोकोशुको अपनी तलवार को बाहर निकाले योरिची ने उसकी नेक को स्लाइस कर दिया। वो गुस्सा हो जाता है कि अपर वन डीमन होने के बावजूद उसके भाई ने उसको एक बार फिर सरपास कर दिया। वो योरिची के अगले अटैक का वेट करता है लेकिन उसका नेक्स्ट अटैक कभी आता ही नहीं। योरिची ओल्ड एज की वजह से वहाँ खड़े खड़े ही मर चुका था। कोकोशुको इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने भाई से इंसाफ के साथ एक आखिरी जंग लड़ने का चांस वो गवा चुका है। वो बंदा जिसने मूजान और अपर वन को डिफीट किया और अपनी लाइफ में कभी किसी से लड़ाई में नहीं हारा, वो बंदा भी इस दुनिया से जा चुका है। कोकोशुको पागल होकर योरिची की डेड बॉडी पर अपनी तलवार मारता है सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि बचपन में जो उसने फ्लूट गिफ्ट किया था वो योरिची ने आज तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। कोकोशुको चाहे जो मर्जी कर ले वो अपने भाई से खून का रिश्ता कभी नहीं तोड़ पाएगा। कोकोशुको उस टूटे हुए फ्लूट को उठाकर अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट कोकोशुको के हाशिराज के साथ फाइनल बैटल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो और ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी मुलाकात होगी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ओका फिर।